So hi everyone, I hope you all are fine and in good health. So in the previous video, I have covered the methods of calculating national income, the very first method, and that was value added method. Okay. Now there are total three methods of calculating national income. Number one is your value method, second is your income method, and number three is your expenditure method. तो मैंने वैल्यू एडेड मेथड कवर कर लिया था. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द सेकेंड मेथड एंड दैट इज इनकम मेथड. अब अगर तुम्हें मेरी नेशनल इनकम की जो सबसे पहली वीडियो है वो याद होगी तो तुमने देखा होगा कि उसमें मैंने क्या बोला था कि जब मैं इनकम की बात करती हूँ ना तो हम सिर्फ इनकम कौन सी कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम के केस में, वो है फैक्टर इनकम. तो उसी हिसाब से अगर मुझे इनकम मेथड को डिफाइन करना पड़े तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनकम मेथड इज दैट मेथड इन विच नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय कंसिडरिंग फैक्टर इनकम्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है, बुक में ये फैक्टर पेमेंट्स ये वो ऐसे करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है. ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई मैं करके बता दूंगी अभी. बट ये वाली चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ईजी है बिकॉज इनकम से फैक्टर इनकम को थोड़ा सा दिमाग में रखना ईजी हो जाता है. तो जब मैं फैक्टर इनकम की बात करती हूँ तो वो तो मैंने उस टाइम पे तो मैं बता दिया था कि फैक्टर इनकम कौन से होते हैं. बट इनकम मेथड एक और चीज़ बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ फैक्टर इनकम से लेना देना है. आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रांसफर पेमेंट्स. दैट मीन्स इन द इनकम मेथड वी आर गोइंग टू इग्नोर ट्रांसफर पेमेंट्स. अभी ये ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती हैं? ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली वही होती हैं, ठीक है, जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता. ठीक है ना, जो अर्नड नहीं होती, जो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लैंड है, मैं किसी को लैंड दे रही हूँ तो मैं इन रिटर्न रेंट एक्सपेक्ट करूंगी, तो वो तो फैक्टर इनकम है. बट ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती है कि जब मैं किसी को कुछ दे रही हूँ ना, मैं इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही या फिर मुझे कुछ मिल नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कर दी ओल्ड एज लोगों को, कोई स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, कोई गिफ्ट्स हो गए, तो ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं. दैट मीन्स ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, सिर्फ एक तरफ से पेमेंट होती है, दूसरी तरफ से कोई चीज सर्विस या कोई गुड प्रोवाइड नहीं हो रहा है. तो इनकम मेथड में हम सबसे पहली बात फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, दूसरी बात हम ट्रांसफर पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करते. अभी देखो मैंने तुम्हें कौन से क्या बोला था फैक्टर्स, मैंने तुम्हें 4 फैक्टर्स गिनवाए थे. दैट वॉज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो पहले मैं लेबर लिख रही हूँ यहाँ पे, दूसरा मैं लैंड लिख रही हूँ, तीसरा मैं कैपिटल लिख रही हूँ और चौथा मैं एंटरप्रेन्योरशिप लिख रही हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास. एक है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप. लेबर से मिलता है हमें, ठीक है ना, कोई भी लेबर को मिलती है कॉम्पनसेशन. ठीक है, अगर कोई मजदूर है या फिर कोई एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं तो इन रिटर्न वो कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट करते हैं. लैंड है, अगर हम किसी को लैंड देते हैं, ठीक है, मैं ओनर हूँ लैंड की, अगर मैं किसी को लैंड दे रही हूँ तो मैं इन रिटर्न रेंट एक्सपेक्ट करूँगी. अगर मैं कैपिटल प्रोवाइड कर रही हूँ किसी फर्म को तो मैं इन रिटर्न प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगी. अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, मैं अपना रिस्क लगा रही हूँ, हार्डवर्क लगा रही हूँ, इनोवेशन लगा रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, तो आई विल एक्सपेक्ट कैपिटल के केस में हम इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप के केस में हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये 4 चीज़ें मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताई थी. अब इसको अगर मैंने इनकम मेथड के साथ कंसिडर करना हो तो थोड़ा सा अभी मैं इस लेबर वाली चीज़ को एक्सटेंड कर रही हूँ. तो लेबर है, लेबर को क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है. ठीक है, अभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब कि जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिल रही है, तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग 4 जो है टाइप की कॉम्पनसेशन एक लेबर को मिल सकती है. दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कोई भी वेजेस, सैलरीज इन कैश. दूसरा हो गया कोई भी पेमेंट इन काइंड. तीसरा हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. चौथा हो गया
पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, अभी इनके ब्रीफ से मीनिंग बता देती हूँ। वेजेस और सैलरीज इन कैश, सिंपल सी बात है, जो तुम्हें कैश पेमेंट मिल रही है या फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रही है, जो भी है, ठीक है। तो बेसिक जो तुम्हारी सैलरी है वो होती है तुम्हारी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एज अ रिवॉर्ड फॉर वट एवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू दैट पर्टिकुलर फर्म और द कंपनी और यू नो वट एवर वर्क यू आर डूइंग। सेकेंड है पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब होता है एनीथिंग एक्सेप्ट कैश। मतलब कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें कंपनी वालों ने गाड़ी दे दी या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, ठीक है, पैसा नहीं है ये, ठीक है, बट कुछ तो है ना, एक एसेट तो है ना, तुम्हें घर दे दिया, तुम्हें गाड़ी दे दी या फिर तुम्हें कोई और ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दी, तो वो होती है पेमेंट इन काइंड। थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, ठीक है, जो एम्प्लॉयर यू नो पेमेंट करता है या डिडक्ट करता है या प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, ठीक है, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है जो एम्प्लॉयर्स पे करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, वो होते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। चौथा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अभी ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। इट इज़ द पेंशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय आफ्टर ही और शी कंप्लीट्स अ सर्टेन स्पेसिफिक यू नो ईयर्स इन दैट वर्किंग इन दैट कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पेंशन पेमेंट्स प्रोवाइड करती है कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जब मैं इनकम मेथड की बात करती हूँ ना, तो हमारे पास पहला फैक्टर क्या था, लेबर। लेबर से होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा हेंस पहली चीज़ बन गई जो हम इनकम मेथड में देखते हैं। अभी तुमने एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अकेला दिया हुआ है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ वेजेस, पेमेंट, एम्प्लॉयज़, पेंशन ये भी दिया हुआ है, तो उस केस में तुम सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ही कंसिडर करोगे। तुम वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये सब चीज़ें अलग से ऐड नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारी एक बड़ी ऑलरेडी एक हेडिंग है, उसके अंदर ये वेजेस, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो 3 फैक्टर्स रहते हैं, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और इन तीनों से जो हमें फैक्टर इनकम मिलती है उन तीनों को एक ही हेड के अंदर डाल दिया, वो है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली इंक्लूड योर रेंट, योर इंटरेस्ट एंड योर प्रॉफिट। रेंट लैंड के केस में, इंटरेस्ट कैपिटल के केस में और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के केस में। रेंट तुम्हें पता है, इंटरेस्ट तुम्हें पता है। इन्होंने बाकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी आगे 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, वो है डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर तुम ये कह लो रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने प्रॉफिट के अंदर आगे डिवाइड कर दी हैं। अब इनके भी ब्रीफ मीनिंग मैं बता देती हूँ। डिविडेंड्स यू ऑल नो, यू नो, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स कौन है? जो बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कंपनी की। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो कंपनीज पे करती हैं अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स को या फिर किसी को भी, ठीक है, और अपने पास संभाल के रख लिया, रिटेन करके रख लिया, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई ज़रूरत पड़े, चाहे वो एक्सपेंशन की ज़रूरत है, चाहे वो कोई यू नो कोई कंटिजेंसी आ गई या ऐसा कुछ भी है, यू नो, इफ़ एनी नीड अराइजेस द कंपनी कैन यूज़ इट। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया पहला कंपोनेंट, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट भी है। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड, अभी वर्ड ही कह रहा है कि मिक्स्ड इनकम, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो अगेन वर्ड इनकम आ गया, तो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 फैक्टर्स को जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो वो मिक्स्ड इनकम बन गई। अभी
इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि पहले तो हम बात कर रहे थे और लोगों की, जिस मतलब कि हमें किसी और से ये चीज़ें मिल रही हैं या फिर हम किसी और को ये चीज़ें दे रहे हैं। बट मिक्स्ड इनकम के केस में हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, अगर मैं लेबर की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, लैंड की बात करूं तो वो अपना खुद का लैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ भी कह लो, मतलब वट एवर दी फैक्टर्स आर या कुछ भी है, वो सब बाहर से नहीं लेते। ठीक है, वो सब अपना यूज़ करते हैं, अपना लैंड यूज़ करते हैं, अपनी लेबर यूज़ करते हैं, मतलब अपने आप खुद काम करते हैं या हायर नहीं करते या किसी के अंडर काम नहीं करते। वो ही ऐसी सब चीज़ें हैं जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड में कंसिडर करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में हम बेसिकली मिक्स्ड इनकम में हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को कंसिडर। अभी और चीज़ वही मैं बोल रही हूँ कि मैंने जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के केस में भी समझाया था, मैं इसके केस में भी समझा रही हूँ कि अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और तुम्हें साथ में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स ये भी अलग अलग करके दिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में ये नहीं है कि तुमने ऑपरेटिंग सरप्लस तो करना ही करना है, साथ में ये रेंट, इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड करने लग जाओ। नो, अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो तुमने सब कुछ इग्नोर कर देना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को कंसिडर करना है। हाँ, अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसे नहीं लिखा हुआ दिया हुआ और ये सब चीज़ें दी हुई है, फिर तुम आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा रेंट है, रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो ऐड होगा, इंटरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ऐड होगा, कॉर्पोरेट टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ऐड होगा। तो तुमने ऐसे करना है। और मिक्स्ड इनकम के केस में तो वो तुम्हें बता ही देंगे कि द पर्सन यूजेज हिज और हर ओन लैंड, हिज ओन कैपिटल, हिज ओन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी जो ये 3 चीज़ें हमने करी हैं, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को मिक्स करके हमारा क्या बनता है, NDPFC। FC क्यों, क्योंकि हम फैक्टर इनकम्स की बात कर रहे हैं। N क्यों, क्योंकि इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। और D क्यों, क्योंकि हमने जो भी बात करी है हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन वाली चीज़ की बात करी है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूछा हुआ हो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो तुम ये सब तीनों को ऐड करके NDPFC बना लोगे। NDPFC बन गया, उससे फिर तुम आगे NNPFC में उसको कन्वर्ट कर देना, NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके। तो बेसिकली यही है हमारा इनकम मेथड, जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। उनको टोटल करके जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी बनेगी NDPFC। ठीक है, अब NDPFC से वो तुम्हें पूछेंगे कि NDPFC से तुमने अब नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है या फिर GDPFC में कन्वर्ट करना है या कुछ भी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन यू हैव टू कन्वर्ट NDPFC इनटू whatever they have asked you to. So this was all about the meaning, the formula as well as a brief explanation of income method. अब मैं तुम्हें इसका एक numerical example करवाऊंगी so that you have a better understanding and a bit of clarity regarding how you are going to solve these kind of questions if ever they come into exams, because methods वाला chapter is very important. Okay, तो अब हमारे पास है एक numerical। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि तुमने NNP-MP कैलकुलेट करना है, NNP-MP दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इन्होंने ये कंटेंट्स प्रोवाइड कर दिए, पर्सनल टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी देखो कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाया था, मैं इसमें भी समझा रही हूँ कि हमेशा सबसे पहला स्टेप ये है कि तुमने फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है, चाहे तुम साइड पे लिखो, चाहे तुम मतलब कि रफ वर्क में लिखो, चाहे तुम अपने आंसर में लिखो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दी फॉर्मूलाज, बिकॉज नंबर 1 इससे तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी दैट कि तुम क्या ढूंढना चाह रहे हो या फिर तुम क्या ऐड या माइनस करना चाह रहे हो। दूसरी बात, टीचर को भी एक क्लैरिटी हो जाती है दैट बच्चे को फॉर्मूला आता है। अगर तुम सिंपल 600 + 200 - 30 लिख दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर विल थिंक कि तुमने कॉपी करके लिख दिया। ठीक है, बट अगर तुम फॉर्मूला लिखते हो ना, तो नंबर जो तुम्हारे हैं वो
सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, और नंबर तुम्हें पूरे मिलते हैं। अगर तुम फॉर्मूला नहीं लिखोगे हमेशा नंबर तुम्हारे कटेंगे और तुम्हें कन्फ्यूजन भी होगी। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, इसको मिला के बनता है तुम्हारा NDPFC। अभी इन तीनों को बारी बारी उठाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मैंने तुम्हें बताया था कि 4 चीज़ें होती हैं, वेजेस, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या इन चारों चीज़ों में से कोई चीज़ है हमारे क्वेश्चन में। पर्सनल टैक्सेस इसका पार्ट नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 1200, मतलब कि 1200 और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर भी वेजेस एंड सैलरीज है। और यहाँ पे क्वेश्चन में तुमने ये भी देखना कि क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अकेली कोई हेडिंग है। तो इस सारे क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे अलग से कहीं नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स हमें खुद से देखना पड़ेगा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर जो कंटेंट्स आते हैं वो या इसमें है कि नहीं है। तो सबसे पहला कंटेंट हमें मिल गया, वो है वेजेस एंड सैलरीज। तो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में पहली चीज़ का ऐड कर देंगे वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज 1200, ठीक है। रुपीज़ लिखने हैं हमेशा हर चीज़ के आगे, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, मैं भी सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रही हूँ। फुल फॉर्म्स लिखनी है, रुपीज़ का साइन हर जगह आना चाहिए तुम्हारा। अभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरीज है, उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका पार्ट नहीं है, रेंट नहीं है, कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है, प्राइवेट इनकम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, प्रॉफिट। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अभी हमने इसमें भी करा था कि कोई भी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑफ बाय एम्प्लॉयर कितना है 250। तो टोटल बन गया हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का 1450। दैट मीन्स इस पूरे फॉर्मूला में से हमारा जो पहला एस्पेक्ट है वो डन है। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी, जो हमने ढूंढनी होती है, वो होती है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस का भी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आगे इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या रेंट है हमारे क्वेश्चन में। रेंट है, रेंट कितना है हमारा 300। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में लिख देते हैं रेंट 300। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखो है कि नहीं है, ये रहा तुम्हारा इंटरेस्ट। तो जो जो चीज़ें होगी, रेंट हमने कंसिडर कर लिया है, हमने ये भी कंसिडर कर लिया है, हाँ। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है हमारा 400। तो इसमें अपना इंटरेस्ट भी ऐड कर लो, इंटरेस्ट हमारा ऐड हो गया। अभी तीसरी चीज़ है हमारा प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट वाला पॉइंट इसमें ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स और प्रॉफिट। नाउ बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉफिट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वो होती है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो लेट्स से अगर प्रॉफिट तुम्हें 100 दिया हुआ है तो दैट मीन्स इसमें 30 का डिविडेंड, 20 का कॉर्पोरेट टैक्स और 50 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है। इस रीज़न के कारण अगर अकेला प्रॉफिट दिया हो तो हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे कि यहाँ पे चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें अलग से कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, वो है प्रॉफिट का। दैट मीन्स ये जो प्रॉफिट 500 रुपीज़ है, इसमें ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें एडेड हैं हमारी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट है कितना 500 रुपीज़। टोटल कितना बन गया रुपीज़ 1200।
तीसरा कंटेंट होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के बारे में हमारे पूरे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस रीज़न के कारण हम इसको ज़ीरो ट्रीट करेंगे। अब देखो इस सारे क्वेश्चन में ना काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं इन्होंने, जैसे जो हमारे काम की नहीं है, पर्सनल टैक्स हम नहीं कंसिडर करते। बेसिकली पर्सनल टैक्स इज़ योर काइंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हारी ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से ही डिडक्ट हो जाती है। वेजेस एंड सैलरी हमने कर लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड था, रेंट हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड था। हम प्राइवेट इनकम को भी कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हम फैक्टर इनकम्स की बात करते हैं, तो जो फैक्टर से रिलेट करती हैं हम उनको कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में आएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। और हाँ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और टू एम्प्लॉयर का भी बड़ा चक्कर पड़ता है, तो हमेशा देख लेना कि हमने बाय एम्प्लॉयर वाला ऐड करना होता है, टू वाले का हमसे कोई नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा ये इंश्योर करना कि ये बाय एम्प्लॉयर हो अगर तुमने उसको अपने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कंसिडर करना है तो। अभी इस हिसाब से मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं अपना NDPFC को फाइंड आउट कर सकती हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का कितना था 1450, ऑपरेटिंग सरप्लस से कितना था 1200, मिक्स्ड इनकम से कितना था 0, टोटल आ गया हमारा 2650। सो दिस इज योर NDPFC, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमने फाइंड आउट करना है NNPMP, मतलब कि अगर मुझे NDPFC से NNPMP में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, नेट है डन। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मुझे नेट फैक्टर इनकम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन। तो अगर तुमने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करी थी इस चीज़ के बारे में, तो वो एक बारी जाके देख लेना, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन में देखो कि इन्होंने बताया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेट फैक्टर इनकम जब टू अब्रॉड दिया हो ना, तब हम उसको NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम में से माइनस करते हैं। अगर यही इन्होंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होता तो मैं प्लस करती, बट इन्होंने 2 दिया हुआ है तो मैं माइनस करूंगी। इसका रीज़न, इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दी फर्स्ट वीडियो जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली है। तो मैं माइनस करूंगी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। D को हमने N बना लिया। अब हो गया फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। अब अगर हमने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लेके जाना है तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह लो या फिर बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है इसका फॉर्मूला, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड करते हैं और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा NNPMP। अब मैं अगर वैल्यूज़ यहाँ पे डालूँ तो NDPFC की वैल्यू थी हमारी 2650, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू है हमारी 20 और इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है हमारी 300, जो कि आ गई 2650 माइनस 20 इज इक्वल टू 2630 प्लस 300 दैट इज 2930 इज इक्वल टू NNPMP। सो दिस इज योर आंसर, ₹2930 is equal to NNPMP। तो दिस वॉज योर न्यूमेरिकल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सॉल्व कैसे करना है तो हमेशा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो कौन से कंटेंट्स हैं, हमेशा देखो कि क्या कोई ओवरऑल फिगर दी हुई है, लाइक प्रॉफिट इसमें था, ओवरऑल फिगर भी दी हुई थी प्रॉफिट की और साथ में उसके कंटेंट्स भी दिए हुए थे, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, हमेशा फॉर्मूलाज पहले लिखो सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन द फॉर्मूला। तीसरी बात, स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे हमने पहले स्टेप 1 में फॉर्मूला लिखा, स्टेप 2 में मैंने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाला, स्टेप 3 में मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, स्टेप 4 में मैंने देखा मिक्स्ड इनकम है कि नहीं है, स्टेप 5 में मैंने फर्स्ट लिखे फॉर्मूले को अप्लाई किया और अपनी NDPFC निकाली,
स्टेप 6 में मैंने NDPFC से NNP MP में कन्वर्ट किया, और स्टेप 7 में मैंने अपना फाइनल आंसर प्रोवाइड कर दिया, दैट वाज ₹2930 इज इक्वल टू NNP MP. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इनकम मेथड. ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस related to this method. But still, if you have any kind of doubt, you can drop it in the comment box. Last but not the least, don't forget to hit the like button if you like this video, as well as comment your opinions, your suggestions, your views, whatever you want to, because to be frank, it really motivates me to keep making videos. यू कैन कॉमेंट एनी थिंग, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, कोई सजेशन है, या फिर इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट एनी वीडियो फ्रॉम अ सर्टन टॉपिक ऑफ क्लास 11th and 12th, एनी सब्जेक्ट, आई विल मेक इट फॉर यू. ऑल्सो help your friends, help your peers to grow as well, and hence share these videos if you liked it with them as well. Most importantly, don't forget to hit the subscribe button so that whatever content I will be posting next, you will be notified about the same. Thank you so much. Happy learning.